घर की स्थिति इस तरह से है कि मेरा घर के आसपास रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो एसएम को प्रायोरिटी दे। बहुत अच्छी जॉब है, किसी भी मामले में आपको निराश नहीं करेगी। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब की उसमें देखोगे तुलना करके, तो उनसे कहीं भी कम नहीं है। आपको ऐसे फील नहीं होगा कि यार इनकम टैक्स वाले के अपने से ज़्यादा मज़े हैं या उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं। अपने रेल में स्टेशन मास्टर के पास काफ़ी पावर होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं और संदीप भाई साथ ही स्टेशन मास्टर आज जयपुर यार्ड का विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों से मिले। ART RMV वगैरह भी हमने देखी है। यहाँ की सिक लाइन, वॉशिंग लाइन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट यहाँ पे यार्ड हमने देखा है। हाँ, तो संदीप भाई आप हमें ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से BA कर रखी है। BA करने के बाद मैंने रेलवे का स्टेशन मास्टर NTPC एग्ज़ाम दिया और उसी में मेरा पहले ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। स्टेशन मास्टर के अलावा भी आपका किसी और वैकेंसी में सिलेक्शन हो रखा था क्या? मेरा 2016 की CPO में मुझे BSF SI मिला था और 10+2 में मुझे सॉर्टिंग असिस्टेंट मिला था। अच्छा, आपने उन सबको स्किप करके और स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस क्यों दी? स्टेशन मास्टर 42, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के में अगर आपको होम स्टेट में जॉब मिल रही है तो वो आपके लिए एक वरदान है। सेंटर जितने भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी देखो, उनमें रेलवेज़ के अलावा ज़्यादातर जहाँ भी आप देखोगे वो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। और एक होम सिकनेस ऐसी चीज़ है जो आप कितनी भी अच्छी जॉब प्रोफाइल हो, कितनी आपकी सैलरी हो, लेकिन फिर भी आप अगर घर से दूर रहते हो तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं स्टेट में पटवारी बन जाता, मास्टर बन जाता, क्लर्क बन जाता। तो ये ऐसा था कि मेरे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी और मेरे होम स्टेट में मुझे मिल रही थी, तो मैंने बाकी को स्किप कर दिया और मैंने SM को चुना। ठीक, आपने जो है कितने साल तैयारी की थी स्टेशन मास्टर के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? कब आपकी ग्रेजुएशन हो गई थी और उसके कितने साल बाद में आपने जो तैयारी की? मैंने जयपुर रहते हुए 2015 में BA की और 2015 के बाद में मैंने 1-1.5 साल तैयारी की यहीं जयपुर से किसी कोचिंग संस्थान से, और उसके बाद मेरा पहले ही प्रयास में CHSL निकल गया, CPO निकल गया और ये NTPC भी निकल गया। आपने BA स्ट्रीम रहते हुए इतने SSC के एग्ज़ाम जो बहुत टफ माने जाते हैं वो आपने निकाले हैं, तो वास्तव में आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की होगी। तो अभी जो नए कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं CGL वगैरह की या फिर रेलवे की स्टेशन मास्टर वगैरह या ग्रुप D वगैरह की, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अपने जनरल एग्ज़ाम्स हैं, SSC हो गई, CGL हो गई, CPO हो गई, NTPC हो गई, इनमें अपने को स्पेशलाइजेशन किसी एग्ज़ाम में नहीं चाहिए। ये सभी जनरल एग्ज़ाम्स हैं और इसके लिए अपने को जनरल ही पढ़ाई करनी है। मैथमेटिक्स, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जिनका नहीं है, जैसे मेरा BA बैकग्राउंड है, तो उनको ऐसे लगता है कि अपना CGL में नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है, NTPC में नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इनमें मैथमेटिक्स बहुत ही 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स चाहिए, तो उसके आप 10th तक के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ये एग्ज़ाम काफ़ी आसान है और आप आराम से इनको 6 महीने या साल भर तक तैयारी करके मन से और इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तैयारी कैसे करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें? दुविधा में यही है, सबसे बड़ी दुविधा यही कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी कोचिंग को, आजकल काफ़ी कोचिंग संस्थान हैं, तो अगर आप वहाँ ऑफलाइन जाके बैच ले सकते हैं तो किसी कोचिंग में जाके ऑफलाइन बैच ले लें। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी एक ऑप्शन है बच्चों के पास, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपको नियमित रूप से हर 7 दिन से 10 दिन से 5 दिन से जितना भी आपसे संभव हो सके, लेकिन एटलीस्ट कम से कम सप्ताह में पूरे कोर्स का आपको एक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, जिसमें काफ़ी अच्छी कोचिंग का मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो उसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हों, ताकि आपको आपकी अपनी पढ़ाई का जो लेवल है कि अपन कहाँ तक कम्पीट कर रहे हैं लोगों से, अपना सिलेक्शन से कितना दूर हैं और अच्छे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें अपना कौन सा रैंक आ रहा है, तो आप सेल्फ एनालिसिस आप उससे कर सकें। तो क्या पेड कोर्स लेना जरूरी है क्या स्टेशन मास्टर की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, या अपन सेल्फ भी कर सकते हैं? देखिए, तैयारी के लिए आप खुद भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि जनरल 5-7 बुक्स हैं जो हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल अच्छी बुक्स हैं, तो वो अच्छी किताबें खरीद लीजिए। और जो कोई आपका कंसेप्ट या जो सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप यूट्यूब पे भी इतने सारे टीचर हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, फ्री क्लासेस देते हैं, कर रहे हैं, फ्री क्लासेस हैं वो, तो आप निश्चित तौर पे उनका फ़ायदा उठाइए और उन कोर्सेज से अपनी स्टडी कीजिए।
अच्छा, अब ये बताइए कि स्टेशन मास्टर की जो सैलरी होती है, इसके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेरीज है बच्चों में। टीए वगैरह है, नाइट ड्यूटी वगैरह है, ओटी वगैरह है, ये किस हिसाब से बनती है? और आपके ईआई रोस्टर में जैसे कि 12 घंटे ड्यूटी चलती है, तो आपको क्या सप्ताह में 2 रेस्ट देते हैं, या आपको 8 घंटे के बाद में जो ड्यूटी कर रहे हो उसका ओवर टाइम मिलता है? ये सारे कुछ इन सवालों के जवाब बताइए 1 बाय 1। देखिए, मैं पहले आपको ईआई रोस्टर मैंने आपको बता दिया। जनरल रोस्टर आपका 6 से 18 और 18 से 6 रहता है 12 घंटे का। और रेस्ट का अगर रहे तो रेस्ट के लिए आपको जिस ईआई रोस्टर में जिस स्टेशन मास्टर के पास क्वार्टर नहीं होता है उसको डबल रेस्ट दिया जाता है। जैसे कोई स्टेशन मास्टर है जो 24 घंटे जिसका रेस्ट अगर मिल रहा है तो उसको 48 आवर्स का मिलेगा, एक दिन एक्स्ट्रा रेस्ट दिया जाता है। या जिसका क्वार्टर 500 मीटर स्टेशन जहाँ उसका ऑफिस है उससे 500 मीटर दूरी पे है, या उसके पास क्वार्टर ही नहीं है, तो उसको वो डबल रेस्ट के लिए एंटाइटल होता है। बाकी जिसके पास क्वार्टर है उसके लिए उसको सिंगल रेस्ट वीक में मिलता है। अच्छा, और बाकी जैसे ओवर टाइम का क्या सीन रहता है? ये रोस्टर में ओटी भी बनता है क्या कभी? रोस्टर में ओटी तभी बनता है जब जिस दिन आपका रेस्ट होता है, और रेस्ट के दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए जो आपकी बेसिक के अनुसार आपका ओवर टाइम अलाउंस बनता है। इसके बाद में टीए किस हिसाब से बनते हैं? टीए भी आपने कभी टीए पे गए हो क्या आप कभी? हाँ, मैं पिछले 3 महीने से टीए पे बीकानेर मंडल में था, तो 3 महीने से टीए पे जा रहा था। और टीए जो ग्रुप सी स्टाफ है जो लेवल 6 का है, लेवल 6 एंड 7, लेवल 6, 7 और 8, इनके जो ग्रुप सी स्टाफ है उसका टीए 800 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है उसको। तो अच्छा खासा टीए भी मिल जाता है, जिसपे अच्छा टीए की सबसे अच्छी बात यह है कि ये टैक्स फ्री होता है। इस पर कोई आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जो 800 रुपये हैं वो आपको एक तरह से जब आप हेडक्वार्टर से बाहर जा रहे हो तो आपको खाने के और रहने के जो सुविधा के लिए जो पैसा चाहिए वो आपको सरकार प्रोवाइड करती है। और जैसे कि कई लोग जहाँ पे ओटी रेगुलर बेसिस पे बनता है वहाँ पे स्टेशन मास्टर की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी बन जाती होगी। आपके कुछ साथी जैसे सी रोस्टर में होंगे तो उनका ओटी काफ़ी अच्छा खासा बनता होगा। जी हाँ, जो सी रोस्टर के मेरे साथी हैं, स्टेशन मास्टर हैं, जहाँ पे स्टेशन पे स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वहाँ रेस्ट के दिन तो उनका ओवर टाइम बनना ही बनना है। बाकी जैसे 4 सी रोस्टर में एक स्टेशन पे 4 स्टेशन मास्टर होना चाहिए। बाकी जहाँ 4 स्टेशन मास्टर ना होकर 3 या 2 ही हैं, जैसे 2 स्टेशन मास्टर तो वो कंटिन्यूस 12-12 घंटे ड्यूटी करेंगे, तो उनका ओवर टाइम लगभग मैं आपको अप्रोक्सीमेट बताऊं तो जितना वो 8 घंटे की ड्यूटी करके जो सैलरी ले रहे हैं ना, बाकी के 4 घंटे में उतना ही पैसा वो 4 घंटे में ओवर टाइम का उनको मिल जाता है। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट अगर महीने में उन्होंने विदाउट रेस्ट अगर ड्यूटी कर ली तो ऑलमोस्ट उनको डबल सैलरी मिल जाती है उस ओटी की। और साथ ही जैसे कि स्टेशन मास्टर की जॉब जो पैनल वगैरह देख के एक बार कोई भी डर जाता है, तो अपन भी लोग डर गए थे, आप भी शायद डर गए होंगे। जैसे कि अपन जंक्शन वगैरह पे जाते हैं तो पैनल इतना बड़ा दिखता है, तो अब नए लड़कों में एक डर बना हुआ है, तो ट्रेनिंग में भी काफ़ी सारा डराया जाता है। आपको भी ऐसा डराया गया था कि ट्रेनिंग के अंदर भाई स्टेशन मास्टर की जॉब बहुत हार्ड है? जी हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके लिए नहीं होती हैं। जो ट्रेनी जाता है ZRTI में, उसके लिए वो उसने लाइफ में पहले ये चीज़ें कभी नहीं देखी होती, उसको नहीं पता होता पॉइंट क्या होता है, पैनल क्या होता है, रूट कैसे सेट होता है, कैसे सिग्नल ऑफ होगा, क्या होगा, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें। लेकिन जनरली मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि जो नए बंदे आ रहे हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं, वो जो पुराने जैसे आप स्टेशन पे आओगे तो आप देखोगे कि कोई है जो ग्रुप D से आया है, या फिर एक पियोन था किसी ऑफिस में, चपड़ासी था, वो GDC एग्ज़ाम देके वो स्टेशन मास्टर बन गया, और आज वो एक बड़े लंबे चौड़े यार्ड में ड्यूटी कर रहा है। 15 लाइनों का यार्ड है, बिजी यार्ड है, उसमें वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो जब वो लोग जो आके इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज के लोग जो अपन युवा भी हैं उनसे ज़्यादा कैपेबल हैं और उनसे ज़्यादा समझदार हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेटेड हैं, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, वो भी आज वो काम कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा काम आज के लोग कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहोगे? वहाँ कोई फेल होता है क्या? कुछ है मतलब बहुत बच्चे डर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्टर वगैरह डरा भी रहे हैं कि आप फेल हो जाओगे, ऐसा वैसा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ट्रेनिंग जो है वो लाइफ में इनिशियल ट्रेनिंग एक बार होती है। एक बार की ट्रेनिंग में आप अच्छे से इंजॉय कीजिए, ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए। और बाकी हाँ, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो बताते हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए। और बाकी फेल होने का आपको जैसे मान लो कि जैसे आपका वहाँ पे 300 लोगों का बैच चल रहा है, 300 लोगों में से हो सकता है कोई 15-10 लोग फेल हो जाएं, वो अलग बात है। बाकी जनरली कोई फेल नहीं होता। तो अगर बाय द वे किसी सब्जेक्ट आपका वीक रह जाता है वहाँ, और अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 दिन बाद आप फिर से वो एग्ज़ाम दीजिए और अपना 5-7 दिन पढ़ के और निकाल लीजिए। जब आपने
इतने लाखों बच्चों में बैठ के ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इतना टफ होगा कि एक ट्रेनिंग में 4 किताबें जो हैं छोटी छोटी सी 50 पेज की 4 किताबें वो आपसे ना पड़ी जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर ये देखते हैं कि अभी क्या होता है कि स्कूल और कोचिंग में पढ़ाना ये होता है कि वहाँ पे सभी गुरु शिष्य वाला सा काम है, तो वो लोग अपने ZRT में क्या है कि सभी एम्प्लॉयज़ हैं, पढ़ाने वाले भी एम्प्लॉयज़ हैं और वो भी ग्रुप सी के हैं, वो भी अपने साथ ही स्टेशन मास्टर SS वगैरह ही हैं, PI है कोई, और जिनको वो पढ़ा रहे हैं वो स्टेशन मास्टर हैं। तो वो क्या करते हैं उनको कि थोड़ा सा इस तरह से मेंटली थोड़ा सा जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस डालेंगे उन पर, ताकि वो जितनी अच्छी नॉलेज ले सके उतना उनके लिए ही बेनिफिट रहता है। मतलब ओवरऑल जो है ट्रेनिंग से डरने की किसी का आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल ट्रेनिंग से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो NWR की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अच्छा उदयपुर जाइए, बढ़िया घूमिए और इन्जॉय कीजिए। मैं कह रहा हूँ 3 महीने अच्छे से इन्जॉय कीजिए अपने ट्रेनिंग को। और संदीप भाई हमें ये बताइए कि जो सीनियरिटी बनती है वो किस बेसिस पे बनती है? जैसे आप अपने ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके और जैसे आपका रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट में आपको जिसके जितने नंबर आते हैं उस हिसाब से वो एक आपको लिस्ट देंगे। उस लिस्ट में जिस सीरियल वाइज वो लिस्ट होगी, तो जिसके जितने अच्छे नंबर आएंगे, जो अच्छी रैंक लाएगा उसकी सीनियरिटी टॉप पे रहेगी, और जिसके नंबर कम आएंगे वो जैसे जैसे नीचे नीचे उसकी सीनियरिटी कम होती जाएगी। मतलब यहाँ पे CBT फर्स्ट और CBT सेकंड के मार्क्स का कोई रोल नहीं है? NTPC के मार्क्स का रोल आपको सिर्फ यहाँ सेलेक्ट ट्रेनिंग करवाने तक का ही उसका रोल था, उसके बाद में NTPC के मार्क्स का कोई रोल नहीं। अभी आप जो ZRT में पढ़ोगे, ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में जितने आपके नंबर आएंगे उस बेसिस पे ही आपकी सीनियरिटी बनेगी। और संदीप भाई लास्ट एक सवाल और है आपसे, अब जो नए बच्चे लग रहे हैं स्टेशन मास्टर में, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको स्टेशन मास्टर की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या दूसरी जॉब उनको ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप CGL में मेरे काफ़ी नोन हैं, जो मेरे कुछ जूनियर्स हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने NTPC से स्टेशन मास्टर निकाला है अजमेर से, और उनको कस्टम में और बाकी दूसरे CGL से अच्छी पोस्टें मिल रही हैं, लेकिन वो उन्हीं को ज़्यादातर साउथ इंडिया में उनको पोस्टिंग मिल रही है, तो वो लोग उस चीज़ को स्किप करके और फिलहाल वो स्टेशन मास्टर को चूज़ करके और NWR अजमेर में ही, क्योंकि उनका होम स्टेट है राजस्थान, तो वो यही प्रायोरिटी दे रहे हैं स्टेशन मास्टर को ही, क्योंकि वो L7 की पोस्ट है। अगर इंस्पेक्टर पे आप जाओगे तो L7 की पोस्ट है और SM की L6 की पोस्ट है। तो और अगर आप बाहर रहोगे, किसी मेट्रो सिटी में रहोगे, घर से दूर रहोगे, तो जितनी आपकी उसमें सैलरी 10,000 15,000 जितनी भी ज़्यादा है, तो वो उतना आपको उससे ज़्यादा वहाँ खर्चा हो जाएगा, और घर से रहना दूर वो अलग है। तो जो भी ये सोच रहा है कैंडिडेट कि मुझे घर के आसपास ही नौकरी करनी है या मेरे होम स्टेट में करनी है, या मेरी घर की स्थिति इस तरह से है कि मेरा घर के आसपास रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो SM को थोड़ा प्रायोरिटी दे। बहुत अच्छी जॉब है, किसी भी मामले में आपको निराश नहीं करेगी। और अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब की उसमें देखोगे तुलना करके, तो उनसे कहीं भी कम नहीं है। आपको ऐसे फील नहीं होगा कि यार इनकम टैक्स वाले के अपने से ज़्यादा मज़े हैं या उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं। अपने रेल में स्टेशन मास्टर के पास काफ़ी पावर होते हैं, काफ़ी एक पावरफुल पर्सन होता है स्टेशन पे,